गट और ब्रेन का, हमारे पेट का और हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। अगर आपके बच्चे के साथ भी बिना रीज़न के हँसने की प्रॉब्लम है, कि वो कभी भी हँसने लगता है, कुछ खाना खाने के टाइम पे हँसने लगता है या कोई एक्टिविटी कराने जा रहे हो उस टाइम पर वो हँसने लगता है, पढ़ाई कराने के टाइम पे हँसना या बिना किसी रीज़न के चुपचाप बैठा है, कोई हँसने की बात नहीं हुई, किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई, फिर भी वो अकेले बैठे-बैठे हँस रहा है। इस तरह से कभी भी दिन में आपने उसे बिना रीज़न के हँसते हुए देखा है या फिर बहुत ज़्यादा ये एक्सेसिव लाफिंग हो गई है, जो उसका पूरा दिन का रूटीन डिस्टर्ब करती है। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैंने इस चीज़ को टैकल करने में 3 साल अराउंड लगा दिए, इस हँसने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने में। और मैं हर थेरेपिस्ट के पास गई, उससे मैंने डिस्कस किया, डॉक्टर से डिस्कस किया, बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद, उनकी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद, एक ऐसी चीज़ जो मुझे समझ में आई, खुद एक्सपीरियंस से समझ में आई। हर स्ट्रैटेजी वर्क नहीं की मैं आपको बताऊँगी, पर सारी स्ट्रैटेजीज़ मैंने ट्राई की हैं। जब सब कुछ ट्राई किया, तो कुछ चीज़ें समझ में आई, एक पैटर्न समझ में आया, बच्चे के लिए ट्राई किया और वो फिट बैठा, वो मैं आपको भी बताऊँगी। हो सकता है कि आपके बच्चे के साथ 70% वो मैच करे, 50% मैच करे या किसी-किसी बच्चे के साथ 100% भी मैच कर सकता है। क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, पर जो ये सेल्फ लाफिंग की प्रॉब्लम है, इसके काफ़ी-काफ़ी सिम्पटम्स मैच करते हैं बच्चों के साथ। तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स बताऊँगी, जो आप खुद नोटिस कीजिएगा और मैं आपको अपनी स्टोरी ये बताऊँगी कि मैंने कैसे ये चीज़ टैकल की कि ये हँसने की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थी जब मैं उसे किसी एक्टिविटी कराने के लिए बैठती थी, घर पर तब भी ये प्रॉब्लम होती थी। कहीं वो बाहर पार्क में गया है, तो अचानक से वो हँसने लगता था। घर पे कुछ नहीं कर रहा है तब भी ऐसे ही हँसने लगता था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे साथ होती थी। तो मैं उसे कुछ भी करवा नहीं पा रही थी लग के, क्योंकि हर टाइम पर, यहाँ तक कि खाना खाने टाइम पे हँस रहा है। अब खाना खाने के टाइम पे बच्चा हँस रहा है तो उसके खाना गले में फँस सकता है, उल्टी आ सकती है और फिर ये बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, क्योंकि आप खिला रहे हो, उससे हँस रहा है तो आप उसे बोलोगे शांत करने के लिए, फिर वो खाएगा। तो इसमें आप खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कोई भी काम है उसमें आपको डबल ट्रिपल टाइम लग रहा है। पहले आप उसको शांत करवा रहे हो, तो शांत करवाने का तरीका तो अलग है देखिए। बहुत सारे लोग हैं वो स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं कि बच्चे को शांत कैसे किया जाए हँसने से। पर हमें, जो मुझे लगता है कि हमें शांत करने से ज़्यादा उसके रीज़न पे जोर देना चाहिए कि क्यों वो हँस रहा है। अगर हम वो रीज़न पता कर ले जाएँ और उस पर काम करें, तो चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए सुधर जाएँगी। जब डॉक्टर से डिस्कस किया, थेरेपिस्ट से डिस्कस किया, तो उन्होंने बस, काफ़ी अच्छे थेरेपिस्ट ने यही सजेशन दिया कि आप बच्चे को नोटिस कीजिए। उसके फुल डे के रूटीन में क्या ऐसा होता है, किस वजह से वो हँसता है, या आपको वजह तो नहीं पता चलेगी, मगर हँसने के जस्ट पहले क्या हुआ था, उसके जस्ट बाद में क्या हुआ, इस तरह के उसके पूरे दिन का पैटर्न नोटिस कीजिए और सब में आप लिख लीजिए। तो आपको कॉमन चीज़ें अगर कुछ मिले कि हाँ, इस टाइम पर हँसा था तो ऐसा था, अभी सेकंड टाइम में हँस रहा है तो ये कुछ चीज़ें मैच कर रही है। तो इसी तरीके से आप कंटिन्यू उसको बस नोटिस कीजिए फुल डे और चीज़ों को लिखते जाइए कि हँसने के पहले बाद में ऐसा क्या हुआ था, या मॉर्निंग का टाइम था या नाइट का टाइम था, क्या कराने ले जा रहे थे, कहाँ ये सिचुएशन थी, तो वो कीजिए। तो मैंने इन चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट किया। तो मैं आपको बताऊँ कि मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि जब मैंने लॉन्ग टाइम तक नोटिस किया है उसे, तब जाके मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि मोस्टली मेरा बच्चा तब हँसता था जब उसके अंदर कोई ऐसी फीलिंग होती थी, लाइक उसे अगर टॉयलेट आई हुई है या उसे पॉटी आई हुई है और वो उसे रोक रहा है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे में ये टेंडेंसी होती है कि वो तुरंत जाना नहीं चाहते हैं। तो ये मैंने देखा कि जब भी वो टॉयलेट आई है, कंट्रोल कर रहा है, जाना नहीं चाहता है, तो उसे हँसी आती है कि वो अपने अंदर की एक फीलिंग को दबा रहा है। उस टाइम पर वो उसको कंट्रोल करने के लिए वो हँस रहा है। ये चीज़ें हुई, टॉयलेट में भी मैंने देखी। तो मैं उसको, जब लगता था उसके बॉडी के एक्सप्रेशन से कि उसको टॉयलेट आ रही है, तो मैं उसको तुरंत भेजती थी कि जाओ टॉयलेट करके आओ। टॉयलेट वाला इश्यू मैंने रिज़ॉल्व कर लिया कि हाँ, उसको टॉयलेट आ रही है तो वो हँसता है, ऐसा चीज़ है। फिर भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट मैंने देखा कि उसको पॉटी आती थी तब भी वो यही चीज़ करता था। तो पॉटी वाला भी मैंने उसको बैठालना स्टार्ट किया कि हाँ, तुम एक डेली का रूटीन बनाकर पॉटी जाओ और उस टाइम पर वो प्रॉब्लम ऐसी ना आए, जब भी कोई मैं एक्टिविटी करा रही हूँ, तब तुम्हें पॉटी ना आए या टॉयलेट ना आए, तो उस टाइम पे तुम हँसो। तो इसलिए मैंने उसको भी ट्राई करना स्टार्ट किया। तो पॉटी, मेरे बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम मैंने देखी कि उसे कॉन्स्टिपेशन की स्टार्टिंग से प्रॉब्लम थी।
तो कॉन्स्टिपेशन में क्या था कि अगर वो टाइम पर पॉटी में भेजती हूँ, वो कर भी लेता है, तो पूरी तरीके से उसका पेट साफ नहीं होता है, उसके पेट में गैस रहती है। जो मैंने फ़ील किया, तो वो गैस की जो सेंसेशन होती है, इसी चीज़ को जब मैंने डॉक्टर या थेरेपिस्ट से डिस्कस की, तो दोनों लोगों ने मिलके ये चीज़ डिसाइड की कि हाँ, ऐसा हो रहा है कि उसके जो बॉडी की जो सेंसेशंस होती हैं, उन्हें समझ नहीं पा रहा है। अगर बच्चे के पेट में गैस होती है और वो किसी भी नॉर्मल पर्सन के, तो वो गैस को पास करता है, तो उसको रिलीफ मिलता है। वो टाइम, वो चीज़ें बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ऑटिज़्म के बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। तो पहले तो मैंने जो चीज़ ट्राई की कि उसके पेट में पहले तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए उसे। तो 1 या 2 बार जाए तो फुल्ली उसका पेट साफ हो जाए। अगर वो कॉन्स्टिपेशन होगा तो पूरे दिन उसके पेट में गैस बनेगी और वो उसको समझ नहीं पाएगा, और एनी टाइम वो गुड़गुड़ाहट, वो पेट में अलग टाइप की फीलिंग उसे वो हँसने के लिए मजबूर करेगी। तो ये चीज़ मेरी वर्क की। मैंने उसके खाने-पीने में फाइबर रिच फूड, बाहर का खाना बंद किया, चिप्स, फ्रूटी, इस तरह की चीज़ें, बिस्किट्स को भी बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल में कर दिया। चिप्स तो पूरी तरीके से बंद, फ्रूटी, शुगर रिच आइटम, ये सब पूरी तरीके से बंद। अगर देना भी है मीठा तो सिर्फ़ घर का, मैं बने हुए घर के लड्डू उसे खिलाती थी। तो मैंने इस तरह के खाने में उसके ऐसे कंट्रोल किया कि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और इससे कंट्रोल करने से जब उसका पेट साफ़ होने लगा, उसमें मैंने उसे पपीता भी खिलाना स्टार्ट किया, स्प्राउट्स खिलाना स्टार्ट किया। इन सब चीज़ों को ट्राई करा-करा के उसका पेट साफ़ होने लगा, तब उसको ये लाफिंग की प्रॉब्लम कम हुई, जो मैंने देखा। जब ये लाफिंग की प्रॉब्लम कम हुई और उसके अलावा डेली का मैंने रूटीन भी सेट किया कि आपको एक टाइम पर जाना है, मॉर्निंग में, एक टाइम पर इवनिंग में जाना ही है पॉटी। 2 टाइम पे जाएगा तो एक्स्ट्रा गैस नहीं होगी पेट में, तो थोड़ा-सा फ्रेश रहेगा। नहीं आ रही है तो आपको बैठना है बस। तो मैंने उसको वहाँ पे बैठाला, खुद मैं बैठी रहती थी बगल में कि आप पॉटी में जाके 2 टाइम बैठोगे। इससे काफ़ी हद तक चीज़ें रिज़ॉल्व हुई। उसके बाद भी अगर दिन में उसके पास कभी पेट में गैस रहती है, तो मैंने उसको ये चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई कि हाँ, देखो, अगर तुम्हें लग रहा है पेट में गैस हो रही है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग पूरी डेवलप हो चुकी थी। स्टार्टिंग से मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में काम कर रही हूँ। तो मैंने उसको चीज़ें बताई कि हाँ, पेट में ऐसा लग रहा है, तुमको गैस हो रही है, तो उसको पास करो। मैंने उसको ये भी बोला कि एक बच्चे के टर्म में जैसे भी आप हँस के उसको समझा सकते हो, तो मैंने उसको तरीके पर बोला कि आपको गैस पास करनी है। क्योंकि नेचुरली वो हो रहा है, पर वो कर नहीं रहा है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जब वो नॉर्मल लोगों की तरह गैस पास करना सीख रहा है, तो उससे उसको पता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है, तो उसको रोक के नहीं रखना है गैस अगर आपकी बॉडी में है, तो उसे भी वो रोक रहा था। ऑटिज़्म के बच्चे यहाँ तक करते हैं। तो जब वो पास कर देता था, उसे रिलीफ़ होता था, तब वो काफ़ी हद तक शांत है, तो काम होकर वो एक्टिविटी में लगता था। ये एक मेजर रीज़न रहा है मेरे बच्चे के साथ, कॉन्स्टिपेशन, गैस की प्रॉब्लम। तो और गैस की प्रॉब्लम सॉल्व करने से मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि उसके नाइट के रूटीन में सुधार आया। मतलब कि वो रात में बहुत अच्छी नींद लेता था, कभी बीच में उठना नहीं। एक बार सोया तो वो बहुत लंबा सोएगा, और रात की नींद अच्छे होने से पूरा दिन अच्छा चलता है। बच्चा दिन में क्रैंकी फ़ील नहीं करता है। उसके अलावा छोटे-छोटे जो रीज़न्स मैं आपको बताऊँगी जो और बच्चों के साथ होते हैं, मेरे बच्चे के साथ कम थे। पर मैंने और बच्चों के साथ भी नोटिस किए हैं कि छोटे-छोटे और रीज़न होते हैं, ये अननेसेसरी हँसने के, कि अगर बच्चे किसी नए माहौल में जाते हैं और वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, आप नए लोगों के बीच में खड़े हैं, तो वहाँ भी वो अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो हँसने लगते हैं, वो वहाँ से हटना चाहते हैं। या फिर कुछ भी ऐसा अनयूजुअल उनकी लाइफ में हुआ है कि अगर, तो वो उस टाइम पर वो हँस के अपने रिएक्शन को दिखाते हैं। पर मोस्टली जो चीज़ें होती हैं, वो जो मोस्टली डोमिनेट करने वाला फैक्टर है, वो अंदर की सेंसेशन है, वो मैंने देखा है। इंटरनल सेंसेशन किसी भी तरह की हो, जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, कभी-कभी बच्चे के बहुत भूख लगी हुई है, और से भी ऑटिस्टिक बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो वो हँसना स्टार्ट करते हैं। उन्हें टॉयलेट आएगी, वो रोकेंगे तो हँसना स्टार्ट करेंगे। उनके पेट में गैस बनी, उन्हें गैस पास करना नहीं आता है, तो वो हँसना स्टार्ट करेंगे। उनका पेट नहीं साफ हो रहा है, बार-बार उनको जाना पड़ रहा है पॉटी, उस चीज़ को रोकने के लिए वो हँसना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो रीज़न है, उन पर आप काम करिए, आपको जल्दी समझ में आएगा कि बेनिफिट कैसे हो रहा है। और आप सबसे पहले अपने बच्चे के पैटर्न को देखिए, सालों लग जाएँगे समझने में। तो मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ, उनसे आपको कुछ हेल्प होगी, पर सालों लग जाते हैं चीज़ों को टैकल करने में, और जब चीज़ें टैकल हो जाती हैं, तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में आते हैं। मतलब कि अगर आप इस तरह की चीज़ों को, जो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको हटा दोगे, तो आप उसके साथ एक्टिविटी अच्छे से करा सकते हो। वो स्कूल अगर जा रहा है,
तो वहाँ पे अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकता है, क्योंकि वो अपने अंदर की सेंसेशन को समझ रहा है और ज़्यादातर जो बुरी सेंसेशंस हैं उन्हें आपने हटा दिया है। तो ये जो तरीके हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकली आज़माए हुए हैं, डॉक्टर से डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि आप इसमें देखिएगा एक आर्टिकल है कि गट और ब्रेन का, हमारे पेट का और हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। अगर हमारा पेट हेल्दी नहीं है, तो हमारे ब्रेन दिन भर वर्क नहीं कर पाएगा। तो हमें अब बच्चे के पेट पर वर्क करना है, उसके पेट में क्या जा रहा है, जिससे उसे अननेसेसरी गैस ना बने और उसमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसमें किसी भी तरह की इरिटेशन ना हो, कोई इन्फ्लेमेशन ना हो उसके पेट में। क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन जो होती हैं वो बच्चे को दिन भर लगने नहीं देती हैं एक्टिविटी में। वो फीलिंग्स बच्चे जब नहीं समझ पाते हैं, तो वो अननेसेसरी लाफिंग करते हैं, ठीक है? तो आपको इन रीज़न्स पे काम करना है और उसकी अननेसेसरी लाफिंग में आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखोगे। आपको कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके बताइए और आप खुद देखिएगा कि क्या ये चीज़ें आपके बच्चे के साथ मैच कर रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।